देखिए, चिराग पासवान खुद एससी समाज से आते हैं और पासवान वोट बैंक जो है वो बड़ा वोट बैंक बिहार में है। लेकिन चिराग पासवान को आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर, अंगरक्षक के तौर पर उनको देखा जाता है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए ही यहाँ पर चिराग पासवान जो है वो जीत। पूरे देश भर में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद को लेकर जहां विपक्षी पार्टियों ने सीधे सीधे तौर पर इसका समर्थन किया है, पिछड़े समाज के लोगों का समर्थन किया है, दलित समाज के लोगों का समर्थन किया है, तो वहीं इस बीच ये देखा जा रहा है कि इन समर्थन करने वाली पार्टियों में एक पार्टी वो भी है जो एनडीए के सहयोगी दलों में आती है, और वो पार्टी कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी है। और ऐसे में चिराग पासवान काफी समय पहले से ही दलितों का समर्थन तो कर ही रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले के खिलाफ भी खड़े हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो वोट बैंक की राजनीति है, क्या जो राजनीति विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है, क्या इसका असर, इसका फर्क चुनावों पर दिखता नजर आएगा? देखिए, कई और राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हालात अगर खराब हैं तो वो बिहार में ज्यादातर देखे जा रहे हैं, जहां पप्पू यादव का सड़कों पर उतरना, तो वहीं कई विपक्षी पार्टियों का इस मुद्दे पर बात करना। लेकिन इस बीच एक खबर देखिए एक सामने भी आती है कि लाठीचार्ज हो रहा होता है और पुलिस का एक जवान लाठी किस पर भांस देता है, वो एसडीएम पर भांस देता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार में हालात कितने तनावपूर्ण है कि पुलिस के जवान को पता ही नहीं है कि कौन एसडीएम है, कौन डीएम है और कौन पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। ये एक अपडेट आया था, वो मैंने अपने दर्शकों को इसमें बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के सहयोगी दलों में अगर जहां मांझी इस पर चुप हैं और चिराग पासवान बगावत कर रहे हैं, तो क्या दलित वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी के पास से खिसकेगा? और सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या बिहार का विधानसभा जो चुनाव है उस चुनाव में इसका बड़ा फायदा क्या मिलेगा चिराग पासवान को और तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों को? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी दिनेश। और दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से भारत बंद का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला, लेकिन बिहार हो, राजस्थान हो, ऐसे ये जो राज्य हैं यहाँ पर देखा जा रहा है कि दुकानें बंद हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष आज इस बंद का समर्थन कर रहा है, दलितों के समर्थन में उतर आया है, तो क्या इसका असर उन्हें वोट बैंक में भी दिखाई देगा? और अगर दिखाई देगा तो क्या माना जाए कि बीजेपी के पास से ये वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़े हद तक खिसकते चले जा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर बिहार की राजनीति की बात आपने की और बिहार में लगातार पिछले कुछ वक्त से चिराग पासवान जो है एससी एसटी के आरक्षण को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में एक बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार और आरजेडी की जब सरकार थी तो उस दौरान कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 51% से बढ़ाकर आरक्षण की सीमा को 65% करने का जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट से पास हुआ। लेकिन पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार सरकार को फटकार लगी। उसके बाद उस फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर बिहार सरकार को निराशा हाथ लगती हुई नजर आई। उस वक्त तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना चुके थे। लेकिन जो एससी एसटी आरक्षण में जिस तरीके के परिवर्तन करने का यहाँ पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये राज्य का सेंटेंस है, ये राज्य का सब्जेक्ट है और राज्य सरकार यदि चाहे तो उसमें क्लासिफिकेशन जो है 2 ग्रुप बनाए गए हैं उनमें क्लासिफिकेशन कर सकती है। उसी आधार के ऊपर जो सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं और उन सब कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन है उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पूर्णतः से केंद्र सरकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कहीं ना कहीं सम्मान करती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वायत्त संस्था है और जो भी फैसले ले रहा है सुप्रीम कोर्ट उसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। यदि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये तमाम राजनीतिक दलों को रास नहीं आता है तो इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, दोबारा से इस पर रिव्यू किया जा सकता है, इस पर दोबारा से विचार हो सकता है और पूरा जो मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में जो हम बिहार की बात आप कर रहे हैं, बिहार में 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और तमाम विपक्षी दल तो ये चाहेंगे कि जिस तरीके का जो फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है ये सामाजिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं है। और सामाजिक आधार पर वर्तमान में देखा जाए तो दलित जो समुदाय है वो
अब 78 साल यहाँ पर 78वें साल में भारत जो है आज़ादी के यहाँ प्रवेश कर चुका है, तो दलित समुदाय उतना पिछड़ा समुदाय अब नहीं रहा है। आर्थिक रूप से देखा जाए या सामाजिक तौर पर तमाम जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन की एक तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके का रोष जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं देखना ये भी दिलचस्प है कि यहाँ पर जो तमाम सामाजिक संगठन इस प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें भी इस पर सोच विचार करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार में जैसा कि आपने चर्चा की विधानसभा सीटों की, तो वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो देखिए बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा हम देख रहे हैं। तो ऐसे में ये भारत बंद का जो असर है वो चुनावों पर बीजेपी के लिए कितना असर डाल रहा है, और ये भारत बंद कितना बीजेपी के वोट बैंक को, अगर मैं कहूँ तो उसको गिराता तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले समय के चुनावों में हार की तरफ भी बढ़ रही है। देखिए राहुल, यहाँ पर हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि दलित वोट बैंक की जो राजनीति थी, उस राजनीति को यहाँ पर कहीं ना कहीं पाटने का काम अखिलेश यादव ने किया। पीडीए का नारा दिया, उसके तहत तमाम जो दलित समुदाय से आने वाले चेहरे थे उनको चुनावी मैदान में उतारा और उसका फायदा भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिला। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर के अब लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इस पूरे सियासी समीकरण को देखते हुए अब विपक्ष फिर से एक बार SC ST के आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ लेने की कोशिश करेगा। और ये न सिर्फ बिहार में बल्कि आगामी वक्त में हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ पर विपक्ष नहीं चाहेगा कि किसी भी ऐसे मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को छोड़ा जाए जो कि राजनीतिक लिहाज से एक निर्णायक भूमिका में हो। तो ऐसे में दलित समुदाय के जो ये मुद्दे हैं और जो SC ST आरक्षण में जो कहीं ना कहीं अब एक चेंज किया गया है, यहाँ पर परिवर्तन लाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, उस मुद्दे को चाहे राजनीतिक पार्टियां समझ पाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी तक विपक्ष यहाँ पर प्रमुख रूप से इसे उनके विरोध के रूप में, एक फैसले के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। और इसी आधार, जी बोलिए। मेरा एक सवाल ये था, चिराग पासवान NDA का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और हमने देखा कि PM मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। तो आखिरकार क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में, जो वो सब कुछ छोड़कर केवल पिछड़े समाज के लोगों के साथ खड़े हैं, पासवान समाज के लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि उन्हें पता है कि केंद्र में कितना बड़ा उनका रोल दिखता नजर आ रहा है। क्या जिस तरीके से समर्थन वो पिछड़ी जाति के लोगों का कर रहे हैं, इस दलित वोट बैंक का कर रहे हैं, दलित लोगों का कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े, तो इसका कितना फायदा आप देख रहे हैं कि चुनावों पर चिराग पासवान को केवल पड़ता नजर आएगा? देखिए, चिराग पासवान खुद SC समाज से आते हैं और पासवान वोट बैंक जो है वो बड़ा वोट बैंक बिहार में है। लेकिन चिराग पासवान को आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर, अंगरक्षक के तौर पर उनको देखा जाता है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए ही यहाँ पर चिराग पासवान जो है वो जीत दर्ज कर पाए हैं। इतनी बड़ी सियासी ताकत उनके पास नहीं है कि वो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर पाए। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान खुद भी ये जानते हैं कि जो पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिरे से खारिज हो गई थी, सुपड़ा साफ हो गया था, आखिरकार यदि वो पार्टी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आती है। और राहुल, एक चीज़ और देखने को यहाँ पर बड़ी दिलचस्प रहने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में इस वक्त 78 विधायक हैं, और ऐसे में सरकार जो बहुमत का आंकड़ा है वो 123 का है। तो यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले 18 साल में जो राजनीति में खेल खेलते हुए नजर आए, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि अब आगे आने वाले वक्त में भी नीतीश कुमार के पास 40-42 विधायक हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए। तो ऐसे में करीब 50 से 60 सीटों पर चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारने की जिम्मेदारियां यहाँ पर निर्धारित की जा रही हैं। और उसी आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के सहारे ही बीजेपी से राजनीति को साधने का प्रयास करेगी। प्रशांत किशोर ने भी ये कह दिया कि यदि बीजेपी साथ नहीं होगी या अन्य जो सहयोगी दल हैं वो साथ नहीं होंगे, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो करीब 20-22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आएगी। तो चिराग पासवान यदि मजबूत हो पाते हैं बिहार में, बीजेपी के लिए फायदा होगा और नीतीश कुमार को जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, बहुत बारीकी से हमारे जो सहयोगी हैं इन्होंने ये बताया कि बिहार में क्या रोल रहने वाला है चिराग पासवान का, और अगर वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो दलित वोट बैंक है, अगर ये वोट बैंक चिराग पासवान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ता है तो क्या वाकई बिहार में इसका फायदा चिराग पासवान को होगा। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या भारत बंद का असर
बीजेपी के वोट बैंक पर भी पड़ेगा। ये तो चुनाव के नतीजे ही तय कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।